अलग अलग रिएक्शन हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर राकेश का भी रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। एक रिएक्शन इनसे ले लेते हैं। सुलेदर गोयल, डीजी आईसीसी, इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ पूजा कपिल, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आर तिवारी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हरेन चीमा, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हरेन चीमा जी, जो उम्मीद कृषि क्षेत्र को दिख रही थी, क्या वो अपेक्षाएं इस बजट के जरिए पूरी हुई हैं? ओपनिंग रिमार्क आपका। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी जो वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश किया है जी, इसमें किसानों के लिए जो 1,45,000 के करीब जो किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए बात कही है, वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। पर साथ साथ ये जो अंडरग्राउंड वाटर यदि वापस रिचार्ज करेंगे, इस पर भी जो किसानों को ध्यान देना होगा कि जो कम पानी में उगने वाली फसल और अधिक मुनाफा देने वाली फसलें, उस पर मतलब राज्य सरकार। ठीक है हरेन जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राकेश, जरा तस्वीरें दिखाइए। आपके साथ कुछ व्यापारी नजर आ रहे हैं, बातचीत कीजिए। बजट से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बजट जारी किया गया है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, और इस बजट में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जो उसकी एक पूरी झलक दिखती है कि किस तरीके से रोड का एक विकास का रोड मैप यहाँ पर तैयार करना है। हमारे साथ जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े जो वो पदाधिकारी हैं जो लगातार जो बजट की क्रियान्विति और उनको लेकर के काम करते रहे, हमारे साथ जो अब सोमानी साहब आप बताइए, सोमानी साहब किस तरह का बजट है और क्या है? देखिए ये जो बजट है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि 40 और विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा जो भी हमने पॉइंट बोले, उनको मुख्य रूप से स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड हो, जो स्टैंप ड्यूटी की छूट थी, जो रिको के लिए हमने औद्योगिक और वेयर हाउस के लिए पॉलिसी लॉजिस्टिक के लिए मांगी थी, और स्टैंप ड्यूटी के साथ में जितनी भी क्षेत्रों में एमएनएसटियां, हमारी इच्छा थी कि करोड़ों रुपए की इनकम के साथ साथ जो लाखों केसेस चल रहे हैं वो खत्म हो। सरकार की ये इच्छा परिलक्षित होती है कि जिस तरह से एमएसएमई की नई पॉलिसी, रिप 2024 की पॉलिसी और इतनी सारी पॉलिसियां लेके सरकार आ रही है, इसका मतलब है कि आने वाला राजस्थान विकसित 2047 को वो परिकल्पना कर रहे हैं। और आज का बजट औद्योगिक के और एमएसएमई के पक्ष में रहेगा, और इससे आने वाला जो फायर सेस के नोटिस है, जो दूसरे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम थी, उसका भी उन्होंने कम रेट करके और छूट प्रदान की है। तो मैं इसको बहुत अच्छा व्यापार जगत की तरफ से, उद्योग जगत की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, इन्होंने स्वागत किया। आप बताइए अरुण जी, जो बजट है किस तरीके से बजट को देखते हैं आप? ये बजट वास्तव में 2047 के विकसित भारत की तरफ ले जाता हुआ बजट है। वन नेशन, सीनियर सिटीजन, वन सिटीजन, ऐसा बजट है जिसमें बजट में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषणा की, नई एमएसएमई की घोषणा की गई, नई रिफ 2024 की घोषणा की गई, नई टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की गई। निश्चित रूप से इसके अलावा रिको के क्षेत्र में जो हम व्यापारी उद्यमी काफी दिनों से परेशान थे कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा चूंकि यूडीएड डिपार्टमेंट दे रखा है, उसके लिए उन्होंने माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में घोषणा की है कि उसके लिए नई लॉजिस्टिक और वेयर हाउस पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे भ्रांतियां दूर होंगी। नई पॉलिसी आएंगी। आप बताइए खासतौर पर युवाओं के रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? चूंकि टैक्सेशन पर भी कुछ रिलैक्सेशन है। वित्त मंत्री द्वारा आज दिया हुआ जो बजट है, इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा गया है, प्रत्येक सेक्टर का ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए अलग से नीति बनाई जा रही है, और टैक्स के लिए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी और इनमें जो इन्होंने कमी की है, निश्चित ही एक अच्छा बजट आज पेश किया है। हमारे साथ रियल एस्टेट सेक्टर से हैं आत्माराम जी, आप बताइए जिस तरीके से फ्लैट पे वैट की दरें कम की हैं, रजिस्ट्री की दरें कम की हैं, किस तरह का प्रभाव इससे जो है आगामी तौर पर जनता को लाभ मिलेगा इस बजट? माननीय दिया कुमारी जी ने अभी जो बजट पेश किया है, ये निश्चित तौर से ऐतिहासिक बजट मानता हूं मैं, और ये 20 साल के इतिहास में इतना लंबा समय भी इन्होंने दिया है, लगभग 3 घंटे तक लगातार बोली है। रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छे से इन्होंने टच किया है।
स्टैम्प ड्यूटी जो आम एक आदमी उपभोक्ता होता है 50 लाख तक के मकान खरीदने पे उसकी 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, उसे घटा के इन्होंने 5% पहली बार की है। साथ साथ लेबर सेस, ये फायर सेस का 50 रुपये रेट लगा करता था उसको एनओसी लेने के लिए, उसे घटा करके 15% किया है। साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी की अमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं ताकि जितने पुराने प्रकरण हैं, जितने बकाया है वो जमा किया जा सके। साथ साथ मॉल बनाने की घोषणा की है कि ताकि सारा एक सामूहिक विकास हो सके, उस ओर भी इन्होंने काम किया है। अमलगमेशन के ऊपर, कंपनियों के अमलगमेशन के ऊपर जो 4% स्टैम्प ड्यूटी लगा करती थी उसे घटा करके इन्होंने 1% किया है। नेशनल वाइड अगर देखें, स्टेट वाइज देखें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इन्होंने जो वंचित क्षेत्र है, वंचित लोग हैं, उन्हें 25,000 की स्पेशल छूट दी है। तो इस तरह से एक पिटारा सा खोला है इन्होंने। मतलब लगभग 2750 किलोमीटर के नए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात राजस्थान में आई है। ये ग्रीन कॉरिडोर राजस्थान, चूंकि राजस्थान बहुत टिपिकल एरिया है जहां ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है, किस तरीके से सहायक होंगे राजस्थान के विकास? किसी भी स्टेट के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट है, और जब रोड का डेवलपमेंट इतना तेजी से होगा, रोडों का विकास हो रहा है, पूरा जाल बनेगा, हाईवेज को वाइडनिंग का इन्होंने किया है और बहुत बड़ा बजट इन्होंने एलोकेट किया है, तो निश्चित तौर से चहुमुखी विकास होता है। इससे रोजगारों को भी लाभ मिलेगा और बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, कॉरिडोर्स बनते हैं, सारी चीजों को विकास होगा। तो ये बहुत स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आने वाला समय विकास को एक गति देने वाला, पंख देने वाला साबित होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों से मुलाकात की, सभी सेक्टर के लोगों से मुलाकात की, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उन सभी समस्याओं का समाधान इस बजट में किया गया है। नई सरकार पॉलिसी किस तरीके से उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके, युवाओं को किस तरीके से इस बजट के जरिए रोजगार दिए जा सकें, साथ ही राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए किस तरह के प्रावधान किए जाएं, ये जो इस बजट में जो है पेश किया गया है, ये सभी उद्योग एवं व्यापार जगत का कहना है। क्योंकि उन्होंने लगातार जो मांगे की और जो ज्ञापन जो है सरकार को दिए, उन पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया और इसको इस बजट में जो है पूरी तरीके से लागू किया है और वो यहाँ पर दिखा भी है। ऐसा जाहिर तौर पर इंडस्ट्री सेक्टर हो, रियल सेक्टर हो, वो गदगद हैं, खुश है। उनका कहना है कि जो सुझाव दिए गए थे उनको यहाँ पर शामिल किया गया। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। मित्तल साहब, कितने नंबर देंगे बजट को? देखिए, नंबर तो बजट को पूरे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्या नाम से दिया कुमारी जी ने आज अपना बजट प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 11 संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, और अभी क्या नाम से अब जो 5 विधानसभा के उपचुनाव होने, उन सबको ध्यान में रखते हुए, साथ ही जो जनता की अपेक्षा है उनको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये बजट प्रस्तुत किया गया। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि $3,50 मिलियन की जो इकोनॉमी है वो राजस्थान की बढ़ाई जाएगी। मुझे लगता है कि ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहला अवसर होगा जब जिस तरीके से डॉलर को लेकर जो आर्थिक स्थिति है उसको दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से भर्तियों का पिटारा खोला गया। पहले आपको ध्यान हो, सरकार ने ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हम 70,000 वार्षिक भर्तियां करेंगे, लेकिन अब उसको उन्होंने बढ़ा दिया, कहा कि हम 1 लाख से भी ज्यादा क्या नाम से भर्तियां करेंगे। मुझे लगता है ये कुछ ऐसी घोषणा है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रोडवेज के लिए कहा जा रहा था कि रोडवेज को बंद किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से रोडवेज की बसों को खरीदने की बात हुई है और जो उनके डिपो है उनको डेवलपमेंट करने की बात हुई है, इस तरीके से कृषि के कनेक्शन देने की बात हुई है, 1,45,000 कृषि कनेक्शन देने की बात कही गई है। यानी जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 तक कृषि कनेक्शन किसानों ने आवेदन कर रखे हैं, उन सबको क्या नाम से किसानों का कृषि कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ये सारी एक देखिए एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ देने की बात हुई है। ये अपने आप में धार्मिक स्थलों को जो केंद्र सरकार की नीति रही है डेवलप करने की, उसको लेकर भी है। और इसी तरीके जो 600 मंदिर है, राजस्थान के 600 मंदिरों में ये कहा गया है कि क्या नाम से वहां पर जो आरती है या और दूसरे धार्मिक आयोजन है उनके लिए क्या नाम से सरकार करेगी, और उसमें भी क्या नाम से बजट का उन्होंने प्रावधान किया गया। इसी प्रकार जिस तरीके से कहा गया कि सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर संरक्षण की जो बात की गई है उसके लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात की है, एक पर्यटन विकास बोर्ड बनाने की बात की गई है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये दर्शाती है कि सरकार ने जो है
उस बजट को बनाने में पूरी महत्वपूर्ण गई। इसी तरह एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाने की बात की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई है, और EWS जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जिस तरीके से तमाम मैं ये देख रहा हूं कि चाहे वो अटल उद्यमी योजना जो उद्योग का क्षेत्र है, चाहे वो अटल उद्यमी योजना हो, चाहे स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान हो, चाहे क्या नाम से एक स्कूल प्रोग्राम का प्रोग्राम हो, जिस तरीके से सारी घोषणाएं हुई है, 10 पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने की बात है, 20 ITI खोलने की बात है। अब इस तरह के जो यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक जिनको वाइस चांसलर कुलपति कहा जाता था, उनकी जगह अब कहा जा रहा है कि उनको गुरुकुल कुलगुरु कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई है। पुलिस के अंदर भी भर्ती की बात है, 5000 जवानों की भर्ती की बात की गई है। इसी प्रकार 1500 जो क्या नाम से ट्रैफिक पुलिस है उनकी भर्ती की बात की गई है। और कुल मिला के जैसे हम बात करें पेयजल की, तो पेयजल में भी कहा गया कि 25 लाख घरों में जल से जल कनेक्शन देने की बात है। सर, विस्तार से आप जो बड़ी बड़ी बातें इस बजट की हैं वो बताते हुए, लेकिन सुनील दत्त गोयल जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। आप DG हैं ICCI के। सर, मैं समझना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें इस बजट में आपको मिसिंग लगी, कौन कौन सी चीजें ऐसी लगी जो गैर जरूरी हैं, जिन को आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, और किन किन चीजों को आप लेकर शंका जाहिर कर रहे हैं किसी भी रूप में? देखिए, पहले तो मैं बधाई इस बात की दूंगा कि पिछले 10 साल से हम लोग पिछली 2 सरकारों को ये निवेदन कर रहे थे कि राजस्थान में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, उनकी पोस्ट मर्जर जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो 4% को घटा के 1% कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्होंने डिस्काउंट दिया है। और राजस्थान राज्य पूरे देश में आज की तारीख में सबसे कम रेट पर आ गया है। किसको फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ट्रेड इंडस्ट्री को। हाँ, जितनी भी कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या बड़ी से बड़ी कंपनी लिस्टेड हो, जब भी वो मर्जर करेंगी, मान लो किसी को 100 करोड़ की कंपनी मर्जर करनी है, तो पहले उसको 4 करोड़ रुपए स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब उसे मात्र 1 करोड़ रुपए स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम और हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स जो स्टेट में काउंट होते थे, ठीक है, वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे और लोग मर्जर पे ध्यान देंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने हमारी बात को माना। मैंने निजी तौर पे इनको रिक्वेस्ट भी किया था कि राजस्थान इस मामले में 10 साल से पिछड़ा हुआ है। दूसरा जो सवाल था, चूंकि मैं ट्रेड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा एक सजेशन था कि रिको और RFC को बने 40 साल से ज्यादा हो गए, और जब ये बनाए गए थे तब राजस्थान की रिक्वायरमेंट कुछ और रही। आज 40 साल में सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट डेवलप हो गए, बल्कि वो दोबारा रिफर्बिशमेंट के स्टेज में आ गए। और RFC और रिको को अगर मर्ज करके कंपनी बना दें तो हर जिले में हर जगह पे बहुत सारी प्रॉपर्टी असेट इनकी फ्री हो जाएंगी। स्टाफ जो है वो इनका ओवर सरप्लस हो जाएगा, उस स्टाफ की योग्यता किसी और डिपार्टमेंट में काम ली जा सकती है। और इनके लिए सबका वन टाइम सेटलमेंट से जितने भी लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं वो वन टाइम पे खत्म करे कहानी को। उनकी रिकवरी बहुत लंबी पुरानी हो चुकी है। दूसरा एक निवेदन और है कि पिछले 40 साल में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया बने, उस जमाने में वो शहर या गांव के रिमोट में बने थे, आज वो शहर के बीच में आ गए, यानी टाउनशिप के अंदर आ गए, शहरीकरण हो चुका। तो मेरा सरकार को सजेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके माध्यम से कन्वे करूंगा कि जैसे मान लो जयपुर में JDA है, तो जितने भी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सरकार उन इंडस्ट्रियल एरियाज को दोबारा से एक DPR बनाए कि उन जमीनों को सरकार कमर्शियल या रेजिडेंशियल के हिसाब से ऑक्शन करे, उसका जो भी पैसा रिकवर हो उस पर पहला अधिकार उस उद्योगपति का जिसने वो जमीन 30 साल 40 साल 20 साल पहले खरीदी। तो मान लो सपोज 80 या 90% पैसा उसको मिले और 10% पैसा सरकार को मिल जाए, और उद्योगपति को नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करे जो कि पूरी सुविधाओं युक्त हो, जिसको पर बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। अगर वो बनेगा तो वहां EWS हाउसिंग भी साथ में बने, जिससे वहां जो कामगार जो हैं उनको रहने का मौका मिले, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एक नए भारत के रूप में देखने को मिले कि नए इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, बड़ी 100 फीट रोड पर होंगे, रात को ट्रैफिक जा सकता है। जैसा आज अपन जयपुर की आज बात करें, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया दिन में ट्रक नहीं जा सकता, 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया है। ये छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया जो है आज ये पूरे तरह आवासीय हो चुके, खतरे से खाली नहीं है आज ये, वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। तो राज्य सरकार को इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसा नीति बनानी चाहिए, ये मेरा पहला मिसिंग पॉइंट है।
तो पूजा कपिल जी और आरती एक मेरा तिवारी जी भी missing जुड़े point हुए अभी हैं। और- ठीक है सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, इन लोगों के पास भी जाएंगे, लेकिन हरीश चीमा जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, वो 3 बातें जो आपको बेहतरीन लगी हैं इस बजट में, जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे कि वो पूरी हो गई हैं, 3 वो जो अपेक्षा आप कर रहे थे वो आपको नहीं मिली। पहले तो ये जो इन्होंने घोषणा की है वो काफ़ी सराहनीय है। अपना जो बिजली कनेक्शन देना है वो देने के लिए किया है। दूसरा, जो किसानों को प्रोत्साहित राशि जो 8,000 रुपये पर एनम दे रहे हैं, ये भी काफ़ी सही है। पर इसके साथ साथ राजस्थान में अभी 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, पर इन कृषि विश्वविद्यालयों को भी राज्य सरकार काफ़ी फंड देना चाहिए, जिससे कि कृषि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। कारण ये कि पिछले कई वर्षों से समय पर जो कृषि वैज्ञानिक और स्टाफ सेवानिवृत्त हुए हैं, करीब 3,500 कर्मचारी हैं जिन्हें समय पर उनको पेंशन नहीं मिल रही, और जो रिसर्च के लिए पैसा आना चाहिए, जितना रिसर्च है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जितना पैसा रिसर्च में लगेगा उतना ही अन्न उत्पादन और किसानों को जो नई टेक्नोलॉजी अपना यूनिवर्सिटी वाले या विश्वविद्यालय वाले देते हैं, हाँ। वो उनको निरंतर मिलती रहेगी कृषि विभाग के माध्यम से। तिवारी जी, क्या है माथे पर हाथ रखकर बैठ गए हैं, कैसा लगा बजट? मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी को कल सुबह क्या मिलने वाला है, ये 2047 की घोषणाओं का पुलिंदा है। ये कर देंगे जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए कहता आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, 7 ग्रह की मैं तेरे को सैर करा दूंगा। राजस्थान में राज्य की जयपुर की हमारी दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है, आज उनको पहली बार वित्त मंत्री के रूप में मौका मिला। कल सुबह दाल सस्ती मिलेगी क्या? कल सुबह सब्जी सस्ती मिलेगी क्या? मेरी गृहिणी का बजट जो रसोई का वो कम हो जाएगा क्या? क्या गैस का दाम हमको कम देना पड़ेगा? क्या पेट्रोल डीजल का दाम हमको कम देना पड़ेगा? मध्यम वर्ग का और गरीब आदमी को कल सुबह क्या मिलने वाला है? सही, आप यहाँ पर आरती तिवारी साहब बात उठा रहे हैं। एक मिनट तिवारी साहब, फिर मैं पूजा कपिल जी से जवाब लूंगा, पूजा कपिल जी से, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं, जानकारी हासिल करना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपकी याददाश्त माशाल्लाह बड़ी तेज है। पिछले 5 साल में जब आपकी सरकार के बजट पेश हुए थे, उस दौरान आपकी सरकार के बजट की कोई बात आपको याद आ रही हो जिससे बजट पेश करने के अगले दिन गरीब और मध्यम परिवार के लिए दाल और सिलेंडर वगैरह सस्ते हुए? बजट के बाद मैं चुनाव से 6 महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव से 6 महीने पहले राहत शिविरों की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे बताइएगा बजट से पहले, बजट के दिन के अगले दिन किस तरह की राहत मिली थी, बताइए सर। मैं कह रहा हूं 2047 का बजट पेश नहीं किया हमने, सुरेश। हमने अरे 2030 का विजन डॉक्यूमेंट तो जारी किया था। मुझे बताइए 5 बजट में उसको तेल अगले सुबह हमने चीनी कौन कौन सी चीजें सस्ती हो गई थी, मुझे बताइए, फिर मैं सवाल पूछूंगा पूजा कपिल से जी। कल सुबह क्या लेगा व्यापारियों को? आप जो कुछ दे रहे हो औद्योगिक, अरे अपनी बताइए ना पहले 5 साल, तभी तो कंपेयर करते सवाल करें ना, आगे थोड़ा हमको भी मिलेगा उनसे सवाल करने का एक मसला। सुबह अखबार पड़ेगा क्या उसको क्या सस्ती मिलेगी? मेरा तो आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, ये कपिला बैठी है। मैं कह रहा हूं आप कल आम आदमी से पूछना, अखबार में पड़ेगा, आज दिन भर टेलीविजन पे देख रहा, आम आदमी को पेट्रोल में कोई राहत मिली, डीजल में कोई राहत मिली, तेल में कोई राहत मिली। अरे सर, आप पूरा सुनिए ना बजट। पेट्रोल डीजल के लिए वो बोल चुके हैं, 7 रुपए की कमी कर चुके हैं, 6.5 रुपए की डीजल में कमी कर चुके हैं, मार्च में हो गई है कमी, अब स्टैंप ड्यूटी में कमी की गई। पूजा कपिल जी, यहाँ पर सीधा सीधा विपक्ष का आरोप है कि गरीब और मध्यम वर्ग को आपने बजट में कुछ राहत नहीं दी है। आपके सवाल का सर जवाब मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार, देखिए इतना शानदार ऐतिहासिक बजट आया है, सड़क पानी बिजली से ऊपर उठकर, ना केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और हर एक विषय को, कृषि हो, सबको, खेल को, सबको टच करते हुए
जो ये बजट था आम जनता का, आम जनता से पूछकर हर प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक सेक्टर से बात करी और सबको समाहित करके ये बजट बना है। मैं अपने साथी प्रवक्ता आदरणीय आर तिवारी जी को याद दिलाऊंगी, गैस सिलेंडर 450 का सरकार पहले कर चुकी है, हम 77 लाख बहनों को ये दे चुके हैं। फ्यूल अभी सीएनजी और इसमें कम किया गया है जिसका इंपैक्ट आएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम किया गया है। शायद इनको समझ में नहीं आता कि ये जो सब चीजें करी जा रही है पूरी आम जनता को राहत देती है। ऐसा कोई बजट नहीं आता है कि कल से सब्जी के दाम कम है, कल से दाल के दाम कम है। एक ऐसी जो ये हमें बजट देकर गए थे, कर्ज में डूबा राजस्थान, आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। तिवारी जी चुप हो जाएं तो मेरी भी बात सुन ली जाएगी और उनकी भी हो जाएगी, वरना किसी की समझ में नहीं आएगी। आज पहली बार आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह केंद्र की इकोनॉमी आज 11वें से 5वें स्तर पर आई है। आज एक टारगेट सेट किया। आपको टारगेट सेट नहीं करना होता, आपको तो आपकी सरकार तो जो आपकी होती है उसमें लूटपाट और भ्रष्टाचार करती है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसीलिए लोगों ने चुना भाजपा को और जो हर वर्ग ने, हर सेक्टर ने जो भी सुझाव दिए सबको समाहित करके पहली बार राजस्थान में इतना शानदार बजट आया है। अरे कर्ज में डूबकर छोड़ के बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक खड़े नहीं करने की बात करिए। पूजा जी सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का आपने लक्ष्य रखा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? इसका रोड मैप तो दिखता नहीं है, कैसे करेंगे आप बताइए जनता को, दर्शकों को। निश्चित तौर पे इसका रोड मैप भी बनाया गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो निवेश का जरिया हो, चाहे इसको रोजगार बढ़ाने के लिए आप औद्योगिकरण को, इंफ्रा को, टूरिज्म को और इन सबको जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, एग्रीकल्चर पर इतना फोकस किया गया है। देखिए ये तो मैनेजमेंट होता है। आप सरकार अगर चाहती है तो बेहतर मैनेजमेंट से बहुत सारे इस तरह के कार्य कर सकती है जिनसे कि राज्य की इनकम बढ़े। वो सारे कार्य इस बजट में दिख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र को ना केवल मजबूती देनी है, उसको सक्षम और सुदृढ़ बनाकर राजस्थान के इस विकास के पंख लगाने का पूरा काम राजस्थान सरकार ने कपिल जी, कितनी है राज्य की इनकम आगामी बजट में प्रस्तावित? कितने खर्चे हैं? फिस्कल डेफिसिट कितना है? ये लोग तो अपने केवल और केवल इस पर अड़े रहते हैं कि कहां से इनकी लूट हो, तो इनको यही समझ में आता रहता है। लेकिन जिस तरह से बजट को एक पूजा कपिल जी, मुझे बताइए कि क्या ब्यौरा है खर्चे का, कमाई का और फिस्कल डेफिसिट का? रविंद्र जी, निश्चित तौर पे अभी हम जो हमारा जो घाटा है वो अभी उसे रिकवर करना, मैंने आपसे कहा ना कि एक अच्छी सुदृढ़ पूरी व्यवस्था को बना के किस तरह से अर्निंग सोर्सेज बढ़ाए जाएं, ये पूरा सरकार पूरी तैयारी के साथ में इस बजट को पेश किया गया है कि हर किसी का ध्यान रखते हुए और इसको राजस्थान को ठीक है। बजट की देखिए बारीकी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला था। महंगाई मसला सिर्फ अपने देश में है, बल्कि आपने देखा पाकिस्तान में, इसके साथ साथ यहाँ ब्रिटेन में जो चुनाव हुए वो महंगाई एक बड़ा फैक्टर था। यहाँ पर महंगाई से किस तरीके से राहत मिली है ये समझने की कोशिश करेंगे। बजट में हर एक बारीकी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आते हूं।